आज हम बच्चों कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 6 गुणी गति के बारे में बात करेंगे इसके अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा था। तो हमने द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ा था। तो हमारा आया था RCM, उसका स्थिति सदिश आया था RCM m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 ये था। ठीक है ना। अगर कोई इसी प्रकार से इसी तर्ज पर आपको लगा कि त्रिकण निकाय है, तीन कणों का निकाय है, तो तीन कणों का अगर निकाय है कोई, तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल इसी की तरह उसका स्थिति सदिश हो जाएगा RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस टाइप से। ठीक है ना। अगर n कणों का निकाय है, तो n कणों के निकाय का स्थिति सदिश क्या होगा, तो ये हो जाएगा RCM इक्वल टू स्थिति सदिश, ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn अपॉन नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ये हमारे पास है वो n कणों के निकाय का स्थिति सदिश। अब अगर मैं इसको छोटे रूप में लिखना चाहूं तो मैं सोचता हूँ सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi ri का वेक्टर अपॉन i इक्वल टू 1 टू n, और मैं लिख सकता हूँ इसको mi। तो ये हमारे पास एक सूत्र के रूप में आ गया। i की वैल्यू सिग्मा मतलब 1 को प्रदर्शित करता है, तो सिग्मा i का प्लस लगता जाएगा, i की वैल्यू 1 से n तक रखते जाओ। अब इसको ये जो है इसको बोलते हैं संपूर्ण द्रव्यमान, क्योंकि सभी कणों का द्रव्यमान को टोटल करेंगे संपूर्ण द्रव्यमान बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है RCM इक्वल टू समेशन सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi ri अपॉन कैपिटल M, ऐसा भी मिलता है। ठीक है ना। तो ये n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। तो इस प्रकार आप जितने भी कण होंगे, जितने कणों का निकाय बना हो, उसका आप स्थिति सदिश इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ जो सिमेट्रिकल जो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, किसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, कुछ नियमित आकृतियों के। ठीक है ना। कुछ नियमित आकृति होंगे उनके द्रव्यमान केंद्र की हम स्थिति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसका पिंड का नाम कि कौन सा पिंड है वो, और पिंड के बाद यहाँ पर लिखेंगे उसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र है, और यहाँ पर लिखेंगे अंदर है या बाहर है, अंदर है या बाहर है। ठीक है ना। एक छोटी सी टेबल से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, खोखला गोला। कोई खोखला गोला है हमारे पास, खोखला गोला। तो खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है, तो खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है गोले के केंद्र पर, गोला का केंद्र या गोले का जो केंद्र होता है उसी पर होगा। ठीक है ना। गोले का जो केंद्र है वही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। अभी अंदर है कि बाहर है, तो इसको बाहर कहेंगे। बाहर मतलब पदार्थ से बाहर। भाई गोला तो खोखला है ना, तो खोखला है तो उसके सेंटर पे द्रव्यमान केंद्र, लेकिन वो पदार्थ के अंदर थोड़ी है, तो अपन इसको बाहर बोलेंगे, पदार्थ से तो बाहर है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आ जाता है ठोस गोला। ठोस गोला, तो ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है, केंद्र पर ही होता है। गोले का जो केंद्र होता है वहीं पर उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। अब ये अंदर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अंदर, क्योंकि ये ठोस गोला है ना। तो ठोस गोला है तो उसका पदार्थ तो पूरे में फैला है, तो पदार्थ के अंदर से ही तो होगा। नंबर 3 अपने पास आता है वो वृत्तीय वलय। वृत्तीय वलय, वलय का मतलब रिंग या छल्ला। तो छल्ले का कहाँ पर होता है, वलय के केंद्र पर ही होता है, वलय के
केंद्र पर, यानी कि इसको बाहर कहेंगे, ये बाहर, ठीक है ना। अगला हमारे पास आता है चौथे नंबर पर आता है वो वृत्तीय चकती। वृत्तीय चकती, चकती मतलब डिस्क। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है? चकती के केंद्र पर होता है, चकती का केंद्र। तो चकती का जो केंद्र होता है वहीं पर द्रव्यमान केंद्र होता है। तो बाहर हुआ के अंदर होगा? अंदर होगा भाई। जो चकती है ना डिस्क, वहां पदार्थ तो पूरे में फैला है, तो पदार्थ पर ही तो है। नंबर 5 हमारे पास आता है एक छड़। ठीक है, अपन छड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ होता है? छड़ के मध्य बिंदु पर। छड़ का जो मध्य बिंदु होगा ना उस पर होगा, छड़ के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है माना जाएगा? अंदर माना जाएगा। ये उसके कहाँ पर होता है? अंदर होता है, ठीक है ना। अपने पास आता है 6 समतल पटल। समतल, आयताकार, वर्गाकार, किसी भी प्रकार का हो समतल पटल। इसमें कौन सा है? आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, या समांतर चतुर्भुज के आकार का। बस अब अनियमित आकृति वाला नहीं कह रहे हैं। कैसा होगा ये? समांतर चतुर्भुज जैसा होगा, या आयताकार होगा, या वर्गाकार होगा। तो ये विकर्णों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उस पर होगा, विकर्णों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, ठीक है ना। माने अगर समतल पटल है वो कैसा है? आयताकार या वर्गाकार या समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इस टाइप से है, तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु जो होता है इस पर इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो कहाँ पर माना जाएगा? अंदर माना जाए कि बाहर माना जाएगा? अंदर माना जाएगा, क्योंकि पटल है तो अंदर होगा, ठीक है ना। चतुर्भुज थोड़ी है, चतुर्भुजाकार है। अब अपने पास आता है घनाकार टुकड़ा। घनाकार टुकड़ा, घनाकार या घनाकार या घनाभाकार टुकड़ा, यानी कि एक प्रकार से कहना चाहिए घन है। तो इसका कहाँ पर होता है? तो इसका जो होता है वो भी, इसका जो होता है हमारे पास, जो मैं क्या कह रहे थे, द्रव्यमान के अंदर, तो वो होता है विकर्णों के प्रतिबिंदु पर वापस। जैसे यहाँ पर था ना, ये ऐसे सेम होगा, इसके भी तो विकर्ण होंगे, ठीक है ना। तो इसके विकर्णों के प्रतिशत बिंदु पर होगा, तो कहाँ पर माना जाएगा? वो अंदर माना जाएगा कि बाहर माना जाएगा? अब घना का टुकड़ा अगर मान लो वो है, कैसा है? वो ठोस है, ठोस है तो अंदर हो जाएगा, तो अगर खोखला है वो तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये मान ली, इसको मैं मान लेता हूँ कि एक ठोस है, ठोस है, तो फिर कहाँ पर हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। और अगर एक खोखला होता तो बाहर माना जाता, बाहर माना जाता, ठीक है ना। अब आता है त्रिकोणीय समतलाकार पटल। त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतल पटल। अगर वह समतल पटल त्रिकोणीय है तो उसका द्रव्यमान के अंदर कहाँ पर होगा? तो द्रव्यमान के अंदर होता है इसका माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर। माध्यिकाओं, माध्यिका पर पड़ी है त्रिभुज में, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर अंदर ही माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये है, तो ये इसकी माध्यिका कहलाती है, जो इसकी माध्यिका, जो इसकी माध्यिका, तो ये यहाँ पर होगा। तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर कहाँ पर होगा बच्चों? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर, है ना। नंबर 2, अगर कोई बेलनाकार है, बेलन है, अगर कोई बेलन, बेलन है कोई, तो बेलन का होता है अक्ष के मध्य बिंदु पर। कहाँ पर होता है? बेलन का द्रव्यमान केंद्र होता है अक्ष के मध्य बिंदु पर। अब बेलन की अक्ष, तो यहाँ पर बेलन बना है अपन, ये कहलाती है बेलन की अक्ष, जो बीच में से इसके मध्य बिंदु पर होता है, अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। अब अगर ये ठोस बेलन है, कैसा है? ठोस बेलन है तो अंदर हो जाएगी, और खोखला बेलन है तो बाहर हो जाएगी। तो मैं चलो इसको ले लेता हूँ कि ठोस है, ठोस है तो कहाँ पर हो जाएगा? अंदर माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ आकृतियों के द्रव्यमान केंद्रों की स्थितियां हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है। ठीक, तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक छोटा सा आपको आइडिया बताया हुआ है कि किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है। अगर कभी आपको ये विकल्प में, ट्रू फॉल्स में, या अन्य किसी तरीके से पूछा जाता है, तो फिर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि किसका कैसा होता है।
चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल प्रश्न ले लेते हैं, अपन इस पर बात करते हैं। क्या है? दो पिंड जिनके द्रव्यमान केंद्र क्रमशः 2 ग्राम और 10 ग्राम है के स्थिति सदिश क्रमशः 3 आई कैप ऋण 2 जे कैप ऋण के कैप तथा आई कैप ऋण जे कैप धन 3 के कैप हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश व मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आ गया प्रश्न? प्रश्न आ गया कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2 ग्राम और 10 ग्राम है के स्थिति सदिश क्रमशः 3 आई कैप ऋण 2 जे कैप ऋण के कैप तथा आई कैप माइनस जे कैप धन 3 के कैप हैं। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश व मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो अपन जो सूत्र सीखे थे पिछले लेक्चर में उन्हीं पर आधारित है। तो अपन को यहाँ पर दिया है, सबसे पहले अपन दिया क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको दिया हुआ है M1 की वैल्यू है 2 ग्राम, ठीक है, और M2 की वैल्यू है 10 ग्राम। R1 का पोजीशन वेक्टर है R1, इसको R1 बोलेंगे। 3 आई कैप ऋण 2 जे कैप ऋण के कैप। R2 की वैल्यू है, इसको R2 बोलेंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3। ठीक है ना? अब आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? कल पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, तो इसका सूत्र होता है RCM इक्वल टू, आपको याद होगा, M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। याद आया? याद आ गया होगा। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, इसका सूत्र क्या होता है? RCM इक्वल टू, दो कण निकाय के लिए M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। मान लिख दो बस। M1 2 है, R1 की वैल्यू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस M2 मतलब 10 और R2 मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और नीचे M1 प्लस M2 माने 2 धन 10 आ जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अगले वाले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, नीचे देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। 3 दूनी 6 आई कैप माइनस 2 दूनी 4 जे कैप और ऋण 2 के कैप। ये मैंने 2 का गुणा कर दिया था, यहाँ पर 10 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 10 आई कैप ऋण 10 जे कैप धन 30 के कैप। ठीक है? हाँ ठीक है। तो पूरे के बटे में आ जाएगा 12, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ आ जाते हैं, है ना? अब ये आई कैप से आई कैप वाला जोड़ दो तो 6 और 10 16, ये बन जाएगा 16 आई कैप। अब ऋण 4 जे कैप ऋण 10 के कैप। ठीक है ना? तो 10 और 4 14, माइनस 14 जे कैप। ठीक है? और माइनस 2 के कैप और प्लस 30, तो प्लस का 28 बचेगा, 28 के कैप। और नीचे कितना लिखा है? 12 लिखा है। ठीक है ना? तो फिर से चेक कर लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 10 10 और 30। अब 6 और 10 16 हो गया, 4 और 10 14 हो गया, 2 और 30 घटेंगे 28। अब इसको अलग कर दो, 16 बटे 12 आई कैप 14 बटे 12 जे कैप 28 बटे 12 ठीक है। ठीक है, सुधार दो इसको। अभी कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 4 से कट रहा है तो ये 4 चौके 16, 4 बटे 3 आई कैप, यहाँ पर 2 से कट रहा है 7 बटे 6 जे कैप, और यहाँ पर 4 से कट रहा है 4 से 28, 4 से 12 ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकला है हमारा? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। जैसे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा 4 बटे 3 आई कैप ऋण 7 बटे 6 जे कैप और धन 7 बटे 3 के कैप।
सबको समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा। अपन ने इसी प्रकार की थ्योरी को कल पढ़ा था। अब उसने पूछा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, किसकी? आरसीएम की, माने द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसकी मूल बिंदु से दूरी चाहिए, कितना दूर है, तो इसका परिमाण निकाल दो। इसका परिमाण निकालने के लिए अपन क्या होंगे, इसलिए अब यहाँ पर आएंगे मूल बिंदु से दूरी, है ना। तो द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आरसीएम का मॉड, यानी इसका हम परिमाण निकालेंगे। तो क्या आएगा, निकाल लो। 4/3 का वर्ग सबको पता है ऐसे निकालते हैं, माइनस 6/7 का वर्ग प्लस 7/3 का वर्ग, ये निकलेगा, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं मूल बिंदु से दूरी। तो इसको हल कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए। ये आ जाएगा 4/16/3 × 9, नहीं आएगा, प्लस 6 ×